में क्या दिक्कत बता रहे हो आप? चौथे का दूसरा चौथे का दूसरा क्या कह रहा है बेटे? वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्जेस। देखो मैंने आप बच्चों को ये बताया था कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, यानी हमने क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ये कह रहा है कि जो चार्ज है ना वो पैकेट्स में होता है और सबसे छोटा पैकेट 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी जो चार्ज की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 1e 2e 3e ne ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। लेकिन जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, जब हम 2 4 6 8 10 पार्टिकल्स की बात ना करके लाखों करोड़ों अरबों की बात करते हैं, या हम यूँ कहते हैं कि भाई ये एक चार्ज जो स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर 1 कूलाम चार्ज है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटे 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। अगर पॉजिटिव है तो इतने इलेक्ट्रॉन कम है और अगर नेगेटिव है तो इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन, अब ये तो संख्या में बहुत ज़्यादा हो गए ना। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 पीछे 15 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन कम है। तो हंसी आ रही है ना सिर्फ बोलने से, क्योंकि ये तो हमारी काउंटिंग से भी परे है। जो भी करोड़ अरब खरब हमें पता है वो सारा खत्म हो जाता है इधर आके। इसका मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, और जब इतने ज़्यादा चार्जेस की हम बात करते हैं तो एक एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, एक एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं उनका पैरेललोग्राम लॉ लगा के उन्हें सोल्व करना, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये सोचते हैं कि भाई जो चार्ज लेंथ पर, एरिया पर या वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर चार्ज गिवन है, पॉजिटिव चार्ज है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे? भाई 10 सेंटीमीटर पर इतना है तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा? इसमें से 1 जीरो कम हो जाएगी, इतना है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अगले 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही होंगे, उससे अगले 1 में भी उतने ही होंगे। तो हम तब ये देखने लगते हैं कि पर सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर या पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज गिवन है, तब हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इसलिए जब मैक्रोस्कोपिक का मतलब है लार्ज स्केल, लार्ज स्केल का मतलब है संख्या में बहुत ज़्यादा जब चार्जेस होते हैं तो हम एक एक चार्ज की वजह से जो इफेक्ट्स हैं उन्हें चेक नहीं कर सकते, एक एक चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उनको चेक नहीं कर सकते। तो फिर हमें चार्ज को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह मानना पड़ता है। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि पहले 1 सेंटीमीटर पर जितना, उतना ही अगले पर, उतना ही अगले पर, उतना ही अगले पर। पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर जितना चार्ज, उतना ही नेक्स्ट पर, उतना ही नेक्स्ट पर, उतना ही नेक्स्ट पर, उतना ही नेक्स्ट पर। से यस और नो? तो ये मतलब है। इसलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कंसीडर करते हैं। एनी डाउट? ठीक है। पांचवा आप बच्चों ने पढ़ा है कि एक ग्लास रोड को जब सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है बेटे। ये क्या होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन तो हमने किया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नहीं किया था क्या? तो चलो इसी टॉपिक के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? हाँ बेटे बोलो, बता रहे हो क्या? आंसर बता रहे हो? बताओ शाबाश। जब हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, ये तो पता ही है। वो तो सेम को करेंगे तब भी हीट प्रोड्यूस होगी, दो मटेरियल को रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक मटेरियल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मान लो 10 और दूसरे में मान लेते हैं 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम दोनों को रब करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इन दोनों में से कौन से में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? 15 वाले में से। क्यों? क्योंकि 15 वाले के जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूरी पर है और न्यूक्लियस के साथ वीक फोर्स से बंधे हुए हैं दूसरे के मुकाबले। ठीक बात? तो इसमें से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है 15वां 14वां 13वां, ये इलेक्ट्रॉन भागने लग जाएंगे दूसरे की तरफ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब आप एक ग्लास की रोड को एक सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं, जब इन्हें आपस में रगड़ते हैं हम, तो होता क्या है? ग्लास रोड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कंपेरेटिव सिल्क के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं।
जब इस पर ट्रांसफर होते हैं तो सिल्क का कपड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ग्लास रोड क्या हो जाती है बेटे, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय, तो इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ लिख सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। क्या कहती है डेफिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू न्यूट्रल bodies or materials by rubbing them with each other, ठीक है। अब जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क देन ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लास ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्लास पॉजिटिव चार्ज होगा अगर सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो, लेकिन अगर सिल्क की जगह अगर हमने कपड़ा कोई और ले लिया तो हो सकता है कि उससे निकलकर ग्लास पर चले जाएं इलेक्ट्रॉन। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना बेटे, भाई दोनों मटेरियल्स में से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस पर है, जिस पर ज़्यादा है वहाँ से निकलेंगे, जिस पर कम है वहाँ जाएंगे। हाँ या ना बोलो? तो अगर हम एबोनाइट रोड ले लेते हैं ग्लास की जगह तो रिजल्ट कुछ और होगा। सिल्क की जगह कपड़ा हम फर वाला ले लेते हैं, जैसे फर्श जानते हो वो क्या होता है, जैसे बिल्ली की खाल होती है ऊपर से फर, है ना, वैसा वाला कपड़ा हो तो रिजल्ट कुछ और होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है जी। इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सर्दी के दिनों में हम कोट पहनते हैं और जो अगर हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो प्लास्टिक की शीट के साथ जब वूलन कपड़े रगड़ खाते हैं तो हमारी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, और जब हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो हमें करंट लगता है कई बार। हैव यू एवर सीन एनी पर्सन गेटिंग शॉक फ्रॉम एनी कार और वाइल स्टैंडिंग फ्रॉम ए चेयर? किसी कुर्सी से खड़े होते हुए, प्लास्टिक की कुर्सी से खड़े होने पर कभी कोई शिकायत करी किसी ने, वो करंट लग गया मुझे? दूसरा सोचता करंट कहाँ से लग गया। जैसे हम किसी मेटल के दरवाजे को छूते हैं, हैंडशेक करते हैं, कार से नीचे उतरते हैं, तब हमें कई बार करंट लगता है। होता क्या है, हमने जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो कपड़े बॉडी उसके साथ बॉडी रगड़ती है, जैसे हम ऐसे ऐसे होते रहते हैं, एक जगह फिक्स होते नहीं बैठते ना, तो जब बॉडी रगड़ती है तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। जब हम गाड़ी को टच करते हैं तो टच करने से हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, या अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कार की तरफ जाएंगे, कम है तो कार से हम लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट का झटका लगेगा एक मोमेंट के लिए, क्योंकि वो चार्ज काफ़ी कम होता है इसलिए थोड़ा सा करंट लगता है, दोबारा टच करते हैं तो नहीं लगता है। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। कई बार नीचे मैट बिछा होता है, हम प्लास्टिक के जूते या रबड़ के जूते पहन के उस पर चलते हैं तो दोनों आपस में रब होते हैं, रब होने की वजह से बॉडी चार्ज हो जाती है, और जब हम किसी दरवाजे को, मेटल दरवाजे को टच करते हैं तब हमें करंट का झटका लगता है। तो ये सब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। ऐसा कभी हो तो प्लास्टिक के अंदर तारों को मत ढूंढने लग जाना, अभी कुर्सी में कहीं तार लगा रखे हैं किसी ने। इज इट ओके? तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो सकता है। तो यही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का हमारा न्यूमेरिकल था 1.5, वो भी इसी के अंदर आ गया है। ठीक है बेटे। 1.6 जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, तो ये सेंटर, स्क्वायर सेंटर वाला है, 0 फोर्स हो जाएगा इसमें। आज सुबह वाली क्लास में हमने किया था। तो अब तक हमने जितने टॉपिक्स किए हैं उसके सारे सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इज इट फाइन? इस क्लास में इतना ही।